सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि उत्तराखंड जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो तिथि है वो 30 सितंबर को घोषित हुई थी और उसके अभी एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, जोर शोरों पर मेहनत में लगे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने कंटिन्यूअसली आपके रिहर्सल के लिए या रिवीजन के लिए आप लोगों के सामने मैं विभिन्न प्रकार की वीडियोस लेके आता हूं, जैसे सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र हो गया, बाल विकास एवं मनोविज्ञान का शिक्षण शास्त्र हो गया, हिंदी विषय का शिक्षण शास्त्र हो गया। इस प्रकार से मैं 3 विषयों के ऊपर काम कर रहा हूं अभी फिलहाल। तो दोस्तों, जो आज ये बाल विकास एवं मनोविज्ञान आप देख पा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके अंतर्गत ये मेरी लगभग आज 9वीं वीडियो है। इससे पहले मैं 8 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर उनको भी एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपकी परीक्षा से पूर्व एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स ला करके टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप अपने सुझाव भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल एक वीडियो डाली थी मैंने सामाजिक अध्ययन की, उसमें लास्ट में थोड़ा जल्दीबाजी में एक क्वेश्चन पे मतलब वर्ल्ड घास के मैदान में मैंने ऑस्ट्रेलिया कह दिया था, जबकि वर्ल्ड घास के जो मैदान होते हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो आप इसको भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सी जल्दीबाजी में लास्ट क्वेश्चन था वो, तो वहाँ पर थोड़े से मैंने ऑप्शन को एक्सप्लेन करने में वर्ल्ड घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया बोल दिया था, जबकि वर्ल्ड घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं दोस्तों। तो कोई मीनाक्षी करके कोई स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताई थी, तो मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लूम की वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं। आपको पता है कि जो ब्लूम ने एक वर्गीकृत शिक्षण के ऊपर उद्देश्यों के ऊपर शिक्षण उद्देश्यों के ऊपर अपनी वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी तैयार करी थी, तो उसमें ज्ञान के जो 3 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोवाहक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक, और सामाजिक, भावनात्मक और मनोवाहक। तो दोस्तों, ब्लूम की वर्गीकी में जो ज्ञान के 3 क्षेत्र हैं वो है आपके, एक तो संज्ञानात्मक है, दूसरा भावात्मक है और तीसरा मनोशारीरिक यानी कि जिसको मनोवाहक भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक या मनोशारीरिक या मनोवाहक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। तो यानी कि प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो प्रभाव का नियम किसने दिया था ये आप सभी को पता है, पावलोव, स्किनर, वॉटसन या थॉर्नडाइक। तो प्रभाव का नियम दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। बहुत बार पूछा जाता है, उत्तराखंड टीईटी की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और आप जानते हैं प्रभाव का नियम क्या होता है कि जिस कार्य को करके हमें संतोष की प्राप्ति होती है और तो हम उसे ज़्यादा करते हैं, और जिस कार्य को करने में हमें असंतोष की प्राप्ति होती है उसे हम कम करते हैं। इसे दंड या ये भी कह सकते हैं कि दंड या उपहार वाला नियम भी कहा था। तो प्रभाव का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पर बहुत जरूरी है दोस्तों कि सामाजिक अधिगम की बात हो रही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, मैडम मारिया मोंटेसरी, अल्बर्ट बंडूरा या सिगमंड फ्रायड। तो दोस्तों, जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने क्या दिया था? आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था दोस्तों। जबकि सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो स्किनर ने दिया था दोस्तों। तो इस चीज़ को आप क्लियर अपने माइंड में कर लेंगे कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन आप जानते हैं दोस्तों कि जिससे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है, यानी कि हमारे व्यवहार को प्रेरणा मिलती है जिस जिस मतलब तत्व से। ठीक है, तो पुनर्बलन कहलाता है। तो निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो यहाँ पर है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को ही
पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। और क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत मैं आप लोगों के सामने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत जो दिया था आपका स्किनर ने दिया था, इसमें क्या होता है कि मनुष्य को पुनर्बलन यानी कि मनुष्य के व्यवहार को पुनर्बलन करके उन कामों को जो ऑटोमेटिकली कर लेता है मनुष्य, ठीक है ना। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत को ही पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस चीज को आप क्लियर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। यहाँ पर सबसे पहले मूल प्रवृत्ति आपको समझ लेनी चाहिए। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है जो मनुष्य के अंदर जन्मजात होती है, जैसे भूख, प्यास, गुस्सा, ठीक है ना, क्रोध, स्नेह, तो ये मूल प्रवृत्ति होती है दोस्तों। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पर है अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स या मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों मैकडूगल ने, याद रखेंगे। मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को क्या किया था? प्रतिपादित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? तो देखिए दोस्तों, जो शिशु होगा उससे नैतिकता, वास्तविकता और ध्यान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन जो उसका व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर होता है, यानी कि उसकी भूख पे, उसके प्यास पे, उसके स्नेह पे, उसके गुस्से पे, ठीक है ना। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। व्यक्तित्व की उत्पत्ति डैश भाषा, यानी कि किस भाषा से और के शब्द डैश से हुई है और इसका क्या अर्थ होता है? यानी कि जो व्यक्तित्व आपको पता है पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी जो शब्द है दोस्तों वो आपका लैटिन भाषा से बना हुआ है, लैटिन, ठीक है। लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है पर्सनैलिटी की, यानी कि व्यक्तित्व की। और ये पर्सोना शब्द से बना हुआ है, किस लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से, ठीक है, पर्सोना शब्द से हुई है। और इसका अर्थ, पर्सोना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मुखौटा, याद रखेंगे। पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यक्तित्व की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है, इसका अर्थ मुखौटा होता है। तो यहाँ पर लैटिन, पर्सोना और मुखौटा ये इस ऑप्शन में दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि पर्सनैलिटी किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। पर्सनैलिटी यानी कि पर्सोना शब्द से हुई है पर्सनैलिटी, ठीक है, बनी है। और पर्सोना का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में? मुखौटा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ब्रेन स्टॉर्मिंग शिक्षण रणनीति को डैश के द्वारा पेश किया गया था। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग शिक्षण क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग शिक्षण वो शिक्षण होता है दोस्तों जिसमें बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और गलतियों को भी स्वीकार किया जाता है। यानी कि उसके सामने कुछ इस तरीके की समस्याओं को रख दिया जाता है कि वो अपना दिमाग को लगा करके उस कार्य को कर सके। और उसमें क्या होगा कि वो उस कार्य को गलत भी कर सकता है, सही भी कर सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर आता है उसको स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। यद्यपि गलतियों को भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त आंसर आएगा उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो इसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग शिक्षण कहा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर है पहले से। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग शिक्षण रणनीति को किसके द्वारा पेश किया गया, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग शिक्षण के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है ओसबोर्न, जायस, कोल्ब या चेस्टर। तो दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग जो शिक्षण रणनीति दी थी वो दी थी आपका ओसबोर्न ने, याद रखेंगे। ओसबोर्न ने ब्रेन स्टॉर्मिंग शिक्षण नीति के बारे में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहा जाता है? पहला है प्रतिमान, चित्र, वास्तविक पदार्थ या ग्रामोफोन, ठीक है। तो किसी बड़ी वस्तु का छोटा नमूना क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। और मॉडल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिमान कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। किसी बड़े वस्तु का छोटा नमूना क्या कहलाता है? मॉडल, यानी कि मॉडल को प्रतिमान भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की अवस्था प्रस्तावित की थी? ठीक है, तो एरिक्सन ने विकास की अवस्था प्रस्तावित किस आयु समूह के लिए की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से युवा अवस्था तक। तो दोस्तों जो एरिक्सन ने जो विकास की जो अवस्थाएं दी थी वो कुल दी थी 8 अवस्थाएं, और ये 8 अवस्थाएं उसने दी थी जन्म से मृत्यु तक के लिए, याद रखिएगा आप, ठीक है। जन्म से
मृत्यु तक की अवस्थाओं के बारे में बताया था, विकास की जो अवस्थाएं थी। और टोटल एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है। तो अब निम्नलिखित में बोल रहा है ये, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम, आपको पता है थॉर्नडाइक के जो अधिगम के जो नियम थे, पहला है आपका तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है। दूसरा है दोस्तों आपका अभ्यास का नियम, ठीक है। और तीसरा है आपका प्रभाव का नियम, ठीक है, प्रभाव का नियम। ये प्राथमिक नियम है किसके? थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के प्राथमिक नियम है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है निम्नलिखित लिखा है उसमें, और यहाँ पर ऑप्शन में सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम या मनोवृत्ति का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर तत्परता तो दिख ही नहीं रही है, क्योंकि प्राथमिक नियम उसका क्या है? तत्परता का नियम है। तत्परता दिख नहीं रही है। यहाँ पर अभ्यास का नियम दिख रहा है। तो निम्नलिखित इन सब नियमों में अभ्यास का नियम प्राथमिक नियम हो जाएगा, ठीक है। तो अधिगम के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। ये चीज़ आप क्लियर अपने माइंड में याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को कहा जाता है। उपयोग और अनुपयोग के नियम को कहा जाता है, ठीक है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रवलन का नियम या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उपयोग और अनुपयोग का नियम किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसका ज़्यादा अभ्यास होता है उसे उपयोग में लाया जाता है, और अभ्यास नहीं करने पर अनुपयोग में चला जाती है वो। तो सीधी सी बात है, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहा जाता है? अभ्यास का नियम कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग क्लियर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक भाषा शिक्षा कक्षा में कविता का विवरण समझाकर, एक भाषा शिक्षक, ठीक है, शिक्षक हो जाएगा ये दोस्तों। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है, ठीक है। कविता का विवरण समझाकर कविता पढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह उदाहरण है। तो यहाँ पर है आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधान मानचित्रण या परिकल्पना परिसरण। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब भाषा शिक्षक दो ही तरीके से बेसिकली काम करता है, आगमन विधि से या फिर निगमन विधि से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रही, कविता का विवरण पहले समझा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कविता पढ़ी जा रही है और अब उसका स्पष्टीकरण लिया जा रहा है, ठीक है, कि क्या निष्कर्ष निकलता है इस कविता का, व्यापक विचार करने के लिए बच्चों को कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो किया जा रहा है उसके द्वारा आगमनात्मक तर्क किया जा रहा है, ठीक है, कि काफ़ी सारा उसने उनको समझा दिया और एक निष्कर्ष पे पहुँचने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि निष्कर्ष जो आगमन विधि होती है दोस्तों, उसमें पहले क्या कर दिया जाता है, आपको उदाहरण दे दिए जाते हैं और उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचने की बात की जाती है। और निगमन में क्या होता है, नियम पहले बता दिए जाते हैं और उदाहरणों पे आपको जाना होता है, तो वो निगमनात्मक तर्क हो जाएगा। यहाँ पर निष्कर्ष निकालने वाली बात आ रही है तो ये आगमनात्मक तर्क हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए कौन सा प्रावधान सबसे उपयुक्त रहता है? संवर्धन, त्वरण, प्रतियोगिताएं या उपचारात्मक शिक्षण? तो दोस्तों सीधा सीधा ऑप्शन से ही पता लग जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण से सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है धीमी गति से सीखने वालों को, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में हमें पता होता है कि उनके धीमी गति से सीखने का क्या कारण रहा होगा, उसी के आधार पर हम उपचार करते हैं बच्चे का, ठीक है ना। तो धीमी गति से सीखने वाले के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। बुद्धिलब्धि वर्गीकरण के अनुसार वह वर्ग जिसे न शिक्षा दी जा सकती है और न ही प्रशिक्षित किया जा सकता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो बुद्धिलब्धि वर्गीकरण के अनुसार वह वर्ग जिसे ना तो शिक्षा दी जा सकती है और न ही प्रशिक्षित किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है हीन बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन वहाँ पर उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है और वो स्पेसिफिक नाम होता है जड़ बुद्धि। याद रखेंगे आप लोग, जड़ बुद्धि जो व्यक्ति होता है उसे ना ही शिक्षा दी जा सकती है और ना ही उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है, ठीक है। और आपको पता है इनका आईक्यू लेवल क्या होता है? 70 से कम होता है दोस्तों, याद रखेंगे। 70 से जो जिसका आईक्यू लेवल कम होता है उसको क्या कहा जाता है? जड़ बुद्धि कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आंतरिक अभिप्रेरित व्यक्ति के लिए, ठीक है, सीधी सी बात है। पहली बात तो आंतरिक अभिप्रेरित व्यक्ति क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरित यानी कि अपने मन से कोई चीज़ निकलना,
अपने मन से प्रेरणा लेना, अपने अंदर से प्रेरणा लेने वाले व्यक्ति के लिए बोल रहा है। जो अपने मन से या अपने अंदर से जो प्रेरणा लेते हैं वो लोग अपने घर वालों का, अपने समाज का, अपने देश का नाम हमेशा रोशन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो आंतरिक अभिप्रेरित व्यक्ति होता है उसके लिए प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी प्रशंसा होनी चाहिए, निश्चित अंतराल पर प्रशंसा होनी चाहिए, प्रशंसा का निर्धारण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो आंतरिक अभिप्रेरित व्यक्ति होता है उसको प्रशंसा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि वह अपने अंदर से ही क्या ले लेता है, प्रेरणा ले लेता है, तो इसलिए उसको कोई प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। एक विद्यार्थी की प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है, परंतु फिर भी वह कड़ी मेहनत कर रहा है। यह उदाहरण संबंधित है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन वह फिर भी क्या हो रही है, वो कड़ी मेहनत कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब उसके सामने एक उद्दीपक है। ठीक है, उद्दीपक है और उद्दीपक से क्या हो रहा है, अनुक्रिया हो रही है। यानी कि परीक्षा आपका उद्दीपक का कार्य करेगा और जिसके वजह से क्या हो रही है, परीक्षा ये क्या बन रखी है, उद्दीपक बन रखी है। और वो जो मेहनत कर रहा है यानी कि जो क्रिया कर रहा है, ठीक है, तो उस उद्दीपक परीक्षा से उसके अंदर क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, कि जैसे घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह से क्या आ जा रही थी, लार आ जा रही थी, उसी प्रकार से दोस्तों कि परीक्षा का नाम सुनते ही या तिथि घोषित भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर यह उदाहरण संबंधित हो जाएगा कि विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है और फिर भी वह कड़ी मेहनत करे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के अनुसार व्यक्ति में अनुभवों के सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका कहलाता है। अनुभवों का सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित जो तरीका होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे स्कीमा कहा जाता है, अनुकूलन, विकेंद्रण या मानसिक संक्रिया। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार जो व्यक्ति में अनुभवों से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका होता है उसे कहते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है दोस्तों, कि आपके दिमाग में कुछ ज्ञान भरा हुआ है या फिर कुछ अनुभव आपके उसमें पहले से आपने देखा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक फूल का मतलब एक फूल का नाम ले लिया मैंने आपके सामने, गुलाब बोल दिया मैंने। ठीक है, तो आपने जैसे गुलाब मैंने बोला तो आपके दिमाग में उसका एक चित्र बना। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसको कहीं देखा था, यानी कि आपने अनुभव किया है गुलाब का, इसलिए आपके सामने उसका क्या बन गया, चित्र बन गया। और आपने उसको देखते ही क्या बोल दिया, गुलाब, और उसके बारे में व्याख्या करना शुरू कर दिया। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। यानी कि अनुभवों का सही अर्थ निकाल करके व्यवस्थित तरीका से हमने उसके बारे में व्याख्या कर दी है दोस्तों, तो वो स्कीमा कहलाता है। तो पियाजे के अनुसार भी व्यक्ति के अनुभवों से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित जो तरीका होता है उसे स्कीमा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान करता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान कैसे करेंगे आप लोग? असामाजिक व्यवहार, विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाना, बी को डी, वॉज को 100, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो दोस्तों अधिगम निर्योग्यता की पहचान हम तभी कर पाएंगे जैसे वो बी को क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है। ठीक है, वॉज को उल्टा लिख दे रहा है, कैसे लिख दे रहा है, 100 लिख दे रहा है, या 21 को क्या लिख दे रहा है, 12 लिख दे रहा है, या इसी प्रकार से 64 को वो क्या लिख सकता है, 46 लिख सकता है। ठीक है, तो इसी जब इस तरीके का लिख रहा है तो हम उसकी क्या अधिगम निर्योग्यता की पहचान कर सकते हैं, अधिगम निर्योग्यता की पहचान कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? बिना किसी मध्यस्थता के नहीं हो सकता है, बिना किसी मध्यस्थता के नहीं हो सकता है। स्कूल में कक्ष के भीतर ही संभव है। सीखने की एक उचित गति हो ताकि विद्यार्थी रट सके। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगहों वह प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो स्कूल से भीतर और बाहर दोनों ही जगह चलनी चाहिए। यही एनसीएफ 2005 में भी बात की गई है दोस्तों, याद रखेंगे कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो स्कूल के अंदर भी और बाहर भी, ठीक है, वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए या फिर चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से एनसीएफ 2005 के तहत बालकों की गलतियों को महत्व क्यों दिया गया? ठीक है, तो बालकों की गलतियों को क्यों महत्व दिया गया? यहाँ पर गलतियों की समस्या समाधान में सहायता मिलती है, बालकों को डराने के लिए,
बालकों को समझाने के लिए, बालकों को दबाने के लिए। ये 3 ऑप्शन बिल्कुल ही आपके कट हो गए दोस्तों। गलतियों से समस्या समाधान में सहायता मिलती है, इसीलिए एनसीएफ 2005 के तहत बालकों की गलतियों को महत्व दिया गया है। बालकों की गलतियों को क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है। और दोस्तों आपको याद होगा थॉर्नडाइक का नियम था प्रयास और त्रुटि का नियम। प्रयास और त्रुटि के नियम से क्या होता है, जब प्रयास करता है और उसमें कोई त्रुटि आती है तो उसके बाद वो समस्या का समाधान अच्छे तरीके से कर पाता है। तो प्रयास और त्रुटि के नियम को ही यहाँ पर एनसीएफ 2005 में स्थान दिया गया है कि गलतियों को स्वीकार किया जाए, ताकि गलतियों से बच्चे समस्या समाधान में उनको सहायता मिलेगी, वो नेक्स्ट टाइम उस गलती को फिर से दोबारा नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एनसीएफ 2005 का निर्माण करने का आदेश जारी किया गया? तो एनसीएफ 2005 का निर्माण करने का आदेश जो किसके द्वारा जारी किया गया, तो आदेश की बात हो रही है एमएचआरडी, एनसीईआरटी, आईएएससी या सीबीएसई। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 का निर्माण करने का आदेश जो जारी किया गया था वो एमएचआरडी यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब उस पहले इसका नाम एमएचआरडी था, तो शिक्षा विभाग या फिर एमएचआरडी यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने आदेश दिया था कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा तैयार की जाए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थॉर्नडाइक के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को कौन सा नियम बताता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो सीखने में पुरस्कार या दंड के महत्व को जो बताता है वो बताता है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई कार्य करने में जब संतुष्टि मिलती है तो एक पुरस्कार होता है, और संतुष्टि नहीं मिल पाती है तो एज अ दंड वो प्राप्त होता है। तो प्रभाव के नियम को ही पुरस्कार और दंड का नियम भी कहा जाता है दोस्तों, या सुख और दुख का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह है। तो वही बात आ गई है, जिसमें संतुष्टि प्राप्त होगी तो एक पुरस्कार टाइप का मिलेगा, ठीक है, और वो सीख भी लिया जाता है, और जिनसे नहीं मिलेगी तो उसे दंड मिलेगा। तो पुरस्कार और दंड यानी कि प्रभाव का नियम पर आधारित हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखता है? एनसीएफ 2005 के अभी इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों की गलतियां इसीलिए स्वीकार हैं क्योंकि समस्या समाधान में क्या मिलेगी दोस्तों? सहायता मिलेगी। और समस्या समाधान में सहायता कब मिलती है? जब बालक की गलतियों को भी क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, प्रयास एवं त्रुटि या यांत्रिक अनुबंध? तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है कि हमेशा अपनी गलतियों से कुछ न कुछ व्यक्ति सीखता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो अचेतन मन का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा, साक्षात्कार द्वारा या आत्मकथा द्वारा। तो अचेतन मन के बारे में फ्राइड महोदय ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, और फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत था वो। ठीक है, तो अचेतन मन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए एक शिक्षक को? प्रभावशाली भूमिका में, प्रगतिशील भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या प्रभुत्ववादी भूमिका में? तो दोस्तों एक शिक्षक को हमेशा प्रजातांत्रिक भूमिका में क्या करना चाहिए? कक्षा में कार्य करना चाहिए। प्रजातांत्रिक भूमिका में अगर शिक्षक रहेगा तो वो सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखेगा और सभी को अधिगम के समान अवसर प्रदान करेगा दोस्तों। तो प्रजातांत्रिक भूमिका में होना शिक्षक का बहुत अनिवार्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को बीच में, तो लंबे जब व्याख्यान देता है तो अध्यापक को बीच में क्या करना चाहिए? विराम लेना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए या लगातार बोलना चाहिए? तो लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को हमेशा बीच में प्रश्न करने चाहिए दोस्तों। जितना टॉपिक मतलब खंड करके जितना उसने व्याख्यान दिया है उसके आधार पर वो अगर प्रश्न करता है तो अधिगम प्रक्रिया और सरल और सीखने योग्य बन जाती है। तो लंबे व्याख्यान देते हुए अध्यापक को हमेशा बीच में प्रश्न पूछने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। मानव विकास एक डैश प्रक्रिया है।
ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों, लेकिन कई बार ना ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है हम लोगों का। ठीक है, तो मानव विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन यहाँ अगर आप ऑप्शन देखोगे तो निरंतर ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मानव विकास एक डैश प्रक्रिया है, अव्यवस्थित प्रक्रिया है, यादृच्छिक रैंडम प्रक्रिया है, संचयी प्रक्रिया है, अनिरंतर प्रक्रिया। अब देखिए दोस्तों, अव्यवस्थित और अनिरंतर ये तो कट गए। रैंडम का मतलब होता है रैंडमली यानी कि यादृच्छिक। ठीक है, कहीं कहीं पर है ना, तो रैंडम भी नहीं है। तो संचयी का अगर आपको अर्थ पता नहीं है तो संचयी का मतलब ही निरंतर होता है दोस्तों। संचयी का मतलब क्या होता है? निरंतर। तो मानव विकास एक कैसी प्रक्रिया है? संचयी प्रक्रिया है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन से भी कई चीजें निकल आती हैं हमारी। तो मानव विकास एक संचयी प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेफलोकिडल का अर्थ होता है, सेफलोकिडल का अर्थ होता है दोस्तों। ठीक है, विकास और वृद्धि आपने अगर पढ़ा होगा तो सेफलोकिडल का अर्थ होता है। ठीक है, सिर से पैर, पूर्ण से आंशिक, सामान्य से विशिष्ट, केंद्र से परिधि। तो सेफलोकिडल का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो सिर से पैर की ओर को विकास की गति को कहते हैं। विकास की जो गति सिर से पैर की ओर को होती है उसे सेफलोकिडल कहा जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। आपका भविष्य उज्जवल हो। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।